हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 14 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, उसका पार्ट 3। टॉपिक 8 का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परमादेश, यानी कि मैंडेमस कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देते कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह कौन सी रिट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परमादेश, यानी कि मैंडेमस, MANDAMUS, मैंडेमस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख यानी कि रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने का आदेश दिया जाता है जो उसके कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैंडेमस। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेषण यानी कि टेरिटोरियरी रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर और अभिलेख से प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा, यानी कि क्यू वारंटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, संपत्ति का, शोषण का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये तीनों स्वतंत्रता का, समानता का और शोषण के विरुद्ध ये मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है, समानता के अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है और शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23-24 में है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता था, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 31 में था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 सब क्लोज ए में डालकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 31 में था और इसे 300A अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की या धार्मिक समता की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक समता की। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत,
अस्पृश्यता का अंत यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोलकनाथ के मामले में। और उसके बाद केशवानंद भारती मामले में यह मान लिया गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। उस उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह शक्ति संसद के पास है। अब हम एक बार इस टॉपिक का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये कुल 24 अनुच्छेद हैं। उसके बाद है, सबसे पहले है 12वां अनुच्छेद। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में ये कहा गया कि राज्य मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगा। यानी कि राज्य सरकार या कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। राज्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कानूनों का निर्माण नहीं करेगा, कानूनों का निर्माण नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार, समता या समानता के अधिकारों का वर्णन है, अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, ब्रिटेन, इंग्लैंड। और विधि के समक्ष संरक्षण हमने यूएस से यानी कि अमेरिका से लिया है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद है संविधान का अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 के सब क्लोज 3 के अनुसार राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध या विशेष सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता है, विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन है। यानी कि राज्य सरकार के
राज्य के अधीन किसी भी पद की नियुक्ति पर सबको किसी भी पद की नियुक्ति में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 के अनुसार क्या है कि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। आरक्षण प्रदान कर सकता है राज्य। उसके बाद अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत, सेना या विधा संबंधी छोड़कर कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी। उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिया जाते हैं। इनके अलावा अन्य कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। संविधान 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें है एक प्रेस की स्वतंत्रता या भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए में दिया गया है। उसके बाद है 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की परमिशन। तीसरी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19C के अनुसार संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19D के अनुसार देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की, आने जाने की स्वतंत्रता है। किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ई। इसमें है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता। निवास करने व बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज जी। इसमें है कोई भी व्यापार या आजीविका करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार या आजीविका करने की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोषसिद्ध संबंध में संरक्षण है। अपराधों के दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 1 के अनुसार अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के तहत व्यक्ति को सजा दी जाएगी। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी, ना कि पहले व बाद के कानून के अनुसार। ना कि
पहले या बाद के कानून के अनुसार, बाद के कानून के अनुसार, यानी कि व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया उस समय जो सज़ा का प्रावधान है उसी के अनुसार उसे सज़ा दी जाएगी, ना कि पहले कोई कानून था उसके अनुसार या इसके बाद में कोई कानून बनेगा उसके अनुसार सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 20 सब क्लॉज सेकंड। इसमें कहा गया कि व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा मिलेगी, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उसके बाद है अनुच्छेद 21। इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसके बाद अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 2 के अनुसार उसे वकील से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 2 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 3। इसके अनुसार 24 घंटे में उसे न्यायालय में पेश करना होगा, 24 घंटे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना होगा, यात्रा व अवकाश के समय को छोड़कर, यानी कि यात्रा के समय जो समय लगा उसे छोड़कर, या फिर जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया उससे दिन अगले दिन कोई अवकाश हो तो उस समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 23 और 24। इन दोनों में शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, और उससे ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता, यानी कि ज़बरदस्ती काम पर प्रतिषेध। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है।
उसके बाद अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे कारखानों या खानों में या अन्य किसी ऐसी जगहों पर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 24 के बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 25 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 इसमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अनुसार व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना संपत्ति इकट्ठा करना और स्वामित्व तथा प्रशासन का अधिकार है। स्वामित्व तथा प्रशासन का अधिकार है। उसके बाद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के अनुसार राज्य किसी भी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाएगा, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई भी कर यानी कि टैक्स नहीं लगाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालयों में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसमें सभी को बाध्य नहीं किया जा सकता
कि भाई उसे कंपलसरी है, अगर उसकी इच्छा है तो वो ले सकता है, अगर उसकी मर्जी नहीं है धार्मिक शिक्षा लेने की तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। शिक्षा और संस्कृति के अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में यानी कि 29 एंड 30 में दिया गया है। संविधान के अब हम अनुच्छेद 29 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 29 के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 30 है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मनपसंद की शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। सरकार उसे अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। उसके बाद अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे पहले मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही रखा गया था संपत्ति का अधिकार को, लेकिन बाद में 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में हुआ था, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 सब क्लॉज ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकारों की में से डाल दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। हृदय तथा आत्मा कहा है।
हृदय तथा आत्मा कहा है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिटों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय की रिटों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 226 में दिया गया है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हिंदी में हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। इसके अनुसार बंदी बना गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में ले जाकर उसके कारणों की समीक्षा करना होगा। उसके बाद है दूसरी है परमादेश। परमादेश यानी कि मैंडेमस। इसके अनुसार किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अगर गलत आदेश दिया जाता है तो उसके कारणों की समीक्षा न्यायालय करेगा। उसके बाद तीसरी रिट है प्रतिषेध लेख। तीसरी रिट है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में सर्वोच्च न्यायालय अपने सर्वोच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को सीमा से बाहर जाकर करने के लिए मना करता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने से मना करता है। और प्रतिषेध लेख को इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं। चौथी रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में सेरिटोरी कहा जाता है। CERITORI, सेरिटोरी। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में न्याय के लिए भेज दें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय में न्याय के लिए भेज दें। न्याय के लिए। 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा लेख। 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा लेख। जिसे इंग्लिश में क्यू वारंटो कहा जाता है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें उसे कार्य करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है, और जब तक वह यदि कोई संतोषजनक आंसर नहीं दे देता वह उस कार्य को नहीं कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में सैनिकों, अर्धसैनिक बलों तथा खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है। खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान दिया गया है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान अनुच्छेद 33 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34, इसमें मार्शल लॉ लागू होने पर
मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। उसके बाद अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों के संबंध में या मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। संसद को मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।